ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसमें देखते हैं कि हम ताम्र पाषाण काल या कांस्य युग, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है ताम्र पाषाण या कांस्य युग, ये 300 से 500 BC। ओके, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या हुआ। इसमें सबसे पहले धातु यानी कि तांबे का प्रयोग किया गया, ग्रामीण समुदाय का विकास हुआ, पक्की ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें कृषि का विकास हुआ जिसमें गेहूँ, जौ, मटर, कपास आते हैं। पशुपालन में बकरी, भेड़ और पिग ETC। लोग निम्न श्रेणी के कांस्य का भी उपयोग करते थे, मतलब लोग निम्न श्रेणी के, घटिया श्रेणी के कांस्य का भी प्रयोग करते थे। इसमें प्रोटो गणेश के साक्ष्य मिलते हैं, किसके? प्रोटो गणेश के। और मातृ देवी एवं बेल की पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास था, यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास था किनका? ताम्र पाषाण यानी कि कांस्य युग वालों का। ओके, ये लोग जो थे शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। इसका साक्ष्य महाराष्ट्र में मिलता है। और इसमें आंशिक शवाधान का भी साक्ष्य मिलता है। आंशिक शवाधान का मतलब होता है कुछ पूरे तरीके से शवाधान नहीं करना, मतलब कि किसी निम्न, जैसे कि कोई युद्ध वगैरह हो गया जिसमें उंगली वगैरह, मतलब पैर कट गया, इस तरीके से उन जो शव बचता था, जैसे कि हमारी उंगली कट के गिर गई तो उंगली जो बची हुई है उसे भी दफनाते थे। इन्हें आंशिक शवाधान कहा जाता है। आंशिक शवाधान मतलब अंशों को दफनाना। ओके, और यहीं से गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। सफ़ेद डिज़ाइन वाले काले और लाल बर्तन मिलते हैं। अब यहाँ पर दो संस्कृति आपको दिखेंगी, कायथा और मालवा। कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति। तो कायथा संस्कृति कहाँ पर थी? ये मध्य प्रदेश में थी। और मालवा संस्कृति ये भी मध्य प्रदेश में थी। अब देखते हैं कि कायथा जो संस्कृति थी मध्य प्रदेश में, यहाँ से क्या क्या मिला है। यहाँ से चॉकलेटी स्लिप बर्तन और लाल पफ बर्तन मिले हैं। और मालवा संस्कृति से, यानी कि मध्य प्रदेश से ही मालवा संस्कृति से बर्तनों की जो सतह होती थी वो मोटी होती थी और खुरदरी होती थी। यहाँ से गेहूँ, जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। और एक प्याला मिला है। यहाँ से हम याद किस तरीके से कर सकते हैं अब इसे? कायथा मालवा माध्य, कायथा मालवा माध्य, मतलब कायथा मालवा ये जो दोनों थी ये मध्य प्रदेश से थी। अब यहाँ पर मालवा प्याला, मालवा प्याला, मालवा प्याला, मतलब कि जो मालवा है यहाँ से प्याला मिला है। यहाँ पॉइंट में देखते हैं एरण और तेवर जो कि मध्य प्रदेश में है। एरण और तेवर से हाल ही में ताम्र पाषाण काल की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अब तीसरे नंबर पे आती है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति कहाँ पर थी? ये देमाबाद इनाम गांव में थी, महाराष्ट्र में। ओके, जैसे कि मैंने ट्रिक बनाई रखी है, जोरवे देना इनाम, जोरवे देना इनाम। इनाम किससे मांग रहा है? जोरवे से, जोरवे देना इनाम। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। जोरवे संस्कृति, देमाबाद और इनाम गांव, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र में हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ फूलदान, जार, बेसिन, चावल, रागी, चना, ज्वार, चावल, बाजरा, कुल्थी और मसूर की खेती के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। अब आती है प्रभास संस्कृति। प्रभास संस्कृति कहाँ पर थी? ये गुजरात में थी। यहाँ से पॉलिश किए हुए लाल बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। जैसी ट्रिक है हमारी, प्रभास गुजराती, प्रभास गुजराती। इन्हें कम से कम 10 बार रिपीट करा करो, क्योंकि 10 बार रिपीट करने में 11वें बार आप आधा बोलोगे ना वर्ड, तो आधा वर्ड आपकी ज़बान पर खुद आ जाएगा। ओके, अब ऊपर देखो लोह युग जो कि 1500 से 500 ईसा पूर्व। यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है लोह युग 1500 से 500 ईसा पूर्व। ओके, अब इसमें होता क्या है कि आर्यों का आगमन होता है और वैदिक काल की शुरुआत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद गंगा नदी के तट पर पाई जाने वाली यह पहली बड़ी सभ्यता थी। अब यहाँ पर देखते हैं महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेगालिथ। मेगालिथ, महा मतलब मेगा और पाषाण मतलब लिथ यानी कि पत्थर। मेगा का मतलब बड़ा और लिथ का मतलब पत्थर, तो बड़ा पत्थर, मेगालिथ। ओके, महापाषाण संस्कृति। अब इसमें देखते हैं कि हुआ क्या। इसके प्रमाण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत में मिलते हैं। और अधिकतर जो मिलते हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में मेनाहिर तेलंगाना से प्राप्त हुआ है। इसका मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर शवों को दफनाकर उनके चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था। बड़े बड़े पत्थरों को, जैसे कि यहाँ पर मेगा बड़ा और लिथ पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को
लगाते देते कब्र के, मतलब एक तरीके से हम कब्र बोल सकते हैं, शवों को दफनाकर कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था। इसी संस्कृति को महापाषाण संस्कृति यानी कि मेगालिथ कहा जाता है। और मेगालिथ का मतलब मैं बता चुका हूँ, मेगा मतलब बड़ा और लिथ यानी कि पत्थर, बड़ा पत्थर। ओके, हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का महत्व यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने अलग लिख रखा है, क्योंकि ये एक बुक के थ्रू पढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिख रखा है मैंने प्रागैतिहासिक काल का महत्व। इसमें देखते हैं कि यहाँ पर यह मनुष्य के अतीत का सबसे लंबा काल था, मनुष्य के अतीत का सबसे लंबा। शारीरिक रूप से आधुनिक मनुष्यों के उद्भव के साथ ये जुड़ा हुआ है। पत्थर और औजार, प्रौद्योगिकी और निर्वाह रणनीतियों में यह महत्वपूर्ण विकास हुआ इसी युग में। पौधों और जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत ने शिकार और संग्रहण को नहीं रोका। कृषि का विकास हुआ, यहाँ से कृषि का विकास होता है। अनाज का उत्पादन, फिर मांस और कंदमूल ETC वगैरह। मेहरगढ़ से दांत चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं और शहरी बस्तियों का उदय हुआ है। अब आप देखें कि अब हमारा आता है आदि इतिहास, जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ साफ दिखने के लिए। इसमें क्या होता है कि आदि ऐतिहासिक को दो भागों में तोड़ा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। कौन कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसमें हम कुछ और अदर सभ्यताओं को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दजला और फरात नदी के बीच में थी, ये सबसे पहले विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु व उसकी सहायक नदियों पर थी, ये सबसे अधिक विकसित थी। सबसे पहले विकसित कौन सी हुई? मेसोपोटामिया। और सबसे अधिक विकसित कौन थी? हड़प्पा। मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी की देन है, नील नदी पर विकसित हुई थी, ये सबसे लंबे समय तक जीवित रही। सबसे लंबे समय तक कौन सी जीवित रही? मिस्र वाली। ओके। चीनी सभ्यता, ये हांगो और यांगत्से नदी के बीच है, ये सबसे बाद में सभ्यता आई। तो इन चारों सभ्यता में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मेसोपोटामिया की सबसे पहले विकसित हुई, हड़प्पा सबसे ज़्यादा विकसित हुई, मिस्र वाली ये सबसे लंबे समय तक चली, और चीनी सभ्यता ये सबसे बाद में आई। ओके। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा के जो स्थल है इसकी खुदाई की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसका जो काल है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। पहले खोजे गए स्थानों को देख लेते हैं। पहले खोजे गए स्थान सिंधु नदी के किनारे वाले तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे वाले। कौन कौन से? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे वाले। ओके। बाद में खोजे गए में, बाद वालों में कौन सा आता है? गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी वाले। अब देखते हैं कि भारत में इतिहास और पुरातत्व। तो सर विलियम जोन्स, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की। किसने? सर विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784 ईस्वी में कलकत्ता में, वारेन हेस्टिंग्स के काल में। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की। इस समय वारेन हेस्टिंग्स का काल था। जैसे कि ट्रिक बनी हुई है, ट्रिक बाद में देखेंगे, पहले इनका कार्य देख लेते हैं। भारत एवं दक्षिण एशिया के इतिहास की खोज करना इनका कार्य था। किसका? सर विलियम जोन्स का। अब ट्रिक देख लो, एशियाटिक सोसाइटी जोन्स 84, एशियाटिक सोसाइटी जोन्स 84। अब देखते हैं चार्ल्स मेसन। 1826 में हड़प्पा की ओर इन्होंने ध्यान दिलाया और इसे प्राचीन सभ्यता का स्थल बताया। हड़प्पा की ईंट के बारे में भी इन्होंने बताया था। तो हमने बना रखा मेसन ईंट, मतलब चार्ल्स मेसन और ईंट के बारे में बताया था। यहाँ पर 26 मेसन ने हड़प्पा की ओर ध्यान दिया। 26 मेसन ने हड़प्पा की ओर ध्यान दिया। किसने हड़प्पा की ओर ध्यान दिया था? चार्ल्स मेसन ने। तो हम क्या कह सकते हैं, कब किया था? 1826 में। तो 26 मेसन ने हड़प्पा की ओर ध्यान दिया। एशियाटिक सोसाइटी जोन्स 84, 26 मेसन ने हड़प्पा की ओर ध्यान दिया। ओके। यह हुआ क्या था कि रेलवे लाइन बिछाते समय कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, लेकिन वस्तुओं को यूनानी आक्रमण युग की आधुनिक वस्तुएं मानकर इन्हें गलत निष्कर्ष निकाल लिया गया। चौथे नंबर पे आते हैं लॉर्ड कैनिंग। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग को इन्होंने स्थापित किया तथा कनिंघम को प्रथम अध्यक्ष बनाया। लॉर्ड कैनिंग ने 1861, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम था वो 1861 था। इसमें भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थापित किया गया और कनिंघम को प्रथम अध्यक्ष बनाया। ओके। पांचवें में देखते हैं कि 1856 में लाहौर से कराची तक रेलवे के निर्माण के समय
विलियम बर्टन एवं जॉन बर्टन, ये दो इंजीनियर्स थे। कौन कौन? विलियम बर्टन और जॉन बर्टन को हड़प्पा की ईंटें प्राप्त हुई, हड़प्पा की ईंटें मिली। इन्होंने अपने लेख में इन ईंटों को 1000 वर्ष पुराना बताया था। अब देखते हैं कि 6 नंबर पर लॉर्ड कर्जन 1902। लॉर्ड कर्जन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन थे। इन्होंने पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया और इसका नया नाम रखा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। क्या नाम रखा था? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल कब तक? 1902 से 1921 तक। और इसी बीच दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उत्खनन किया। अब आती है बात इसके नामकरण की। इसे लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं अलग अलग नामों से भी इसे। जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता कहा और लंदन वीकली पत्रिका में कहा। जॉन मार्शल ने लंदन वीकली पत्रिका में इसे सिंधु सभ्यता कहा। प्रारंभिक उत्खननित स्थल सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे पर होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा। और डॉक्टर रफीक मुगल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। डॉक्टर रफीक मुगल ने इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहा। और इतिहासकारों के एक समूह ने इसे हड़प्पा सभ्यता कहा, जो कि इसका वर्तमान नाम है। तो हम ऑप्शन हमारे पास ये है याद करने का। ऐसे बस सिंधु मार्शल सिंधु मार्शल सिंधु मार्शल करके 8-10 बार रट्टा मार दें इस पर, क्योंकि हर चीज़ याद नहीं की जा सकती। हर चीज़ कभी कभार रट्टा मारना भी बहुत ज़रूरी होता है। घाटी मुगल घाटी मुगल घाटी मुगल घाटी मुगल सिंधु घाटी किसने कहा? सिंधु घाटी सभ्यता रफीक मुगल ने, और सिंधु सभ्यता मार्शल ने। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम इसके स्थलों को देखते हैं। अफगानिस्तान में 2 दिखते हैं हमें, शोरतगुई और मुंडीगाक। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है, सिंध में है, पंजाब, यानी कि 3 राज्यों में पाकिस्तान के। भारत में जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। ओके, कितने? 7 में हो गया टोटल ये। अब हम सबसे पहले पाकिस्तान के जो 3 राज्यों में उनमें देख लेते हैं कि बलूचिस्तान में कौन कौन से हैं, सिंध में कौन कौन से हैं और पंजाब में कौन कौन से हैं। ओके, हम सबसे पहले देखते हैं बलूचिस्तान में। तो हमारी ट्रिक बनी हुई है, बलू मेरा सुत कुलीन टावर बालक है। बलू मेरा सुत कुलीन टावर बालक है। बलू मेरा सुत कुलीन टावर बालक है। मतलब बलू यानी कि बलूचिस्तान में, में यानी कि मेहरगढ़, रा यानी राना गुडाई, सुत यानी सुत कांगडोर और सुत का कोट। कुलीन में कु यानी कि कुली और लीन यानी कि ना एंड में आ रहा है तो नाल। टावर यानी कि डावरकोट। बालक यानी बालाकोट। ओके, बलूचिस्तान में। और अब पंजाब में देख लेते हैं। पंजाब की जलील रहमान ने हड़प्पा की सराय में इस्माइल। पंजाब की जलील रहमान ने हड़प्पा की सराय में इस्माइल। पंजाब की जलील रहमान ने हड़प्पा की सराय में इस्माइल। पंजाब से पंजाब आ गया। जलील यानी कि जलीलपुर, रहमान यानी कि रहमान डेरी, हड़प्पा यानी कि हड़प्पा, सराय यानी कि सराय खोला, इस्माइल यानी कि इस्माइलपुर। यानी कि हम बलूचिस्तान का देख लिया, हमने पंजाब का देख लिया, पाकिस्तान में सिर्फ सिंध का और देखना है हमें आगे। तो हमारी जो सिंध वाली ट्रिक क्या है? डड़ो अमरकोट अली सिंध से। डड़ो अमरकोट अली सिंध से ऊपर लिखी हुई है इसलिए आपको दिख नहीं रही। तो डड़ो यानी कि मोहनजोदड़ो और जुदेड़ जोदड़ो और चन्हुदड़ो, ये डड़ो से आ गई। अमरकोट यानी कि अमर से यानी कि आमरी और कोट से कोट दीजिए। अली यानी कि अली मुराद और सिंध तो सिंध है ही। ये पाकिस्तान की कंप्लीट हो गई। अब हम भारत के देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बुरझोम और मांडा है। बुरझोम जो है झेलम नदी पे है और मांडा जो है चिनाव नदी पर है। तो ट्रिक ये है बुर्ज झेलम और मांडा नाव मांडा नाव मांडा नाव, इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर भारत वाले पंजाब में देख लेते हैं। वो हमने पाकिस्तान का पंजाब देखा था, अब ये भारत वाला पंजाब देख लेते हैं। पंजाब संघ रोपड़वाड़ा। पंजाब संघ रोपड़वाड़ा। पंजाब संघ रोपड़वाड़ा यानी कि पंजाब तो पंजाब हो गया, ये संघ यानी कि संघोल, रोपड़ यानी कि रोपड़ है ही और बाड़ा है ही। ओके, ये हमारा भारत की भी हो गए। लेकिन भारत के अभी और रह गए हैं क्योंकि भारत के 7 राज्यों में अभी 2 राज्यों के हुए हैं। ये हरियाणा का देखते हैं हम सबसे पहले। हरि ने मित्र कुणाल के लिए राखी बनाई व भरी। हरि ने मित्र कुणाल के लिए राखी बनाई व भरी यानी कि हरि यानी कि हरियाणा हो गया, मित्र यानी कि मिथावल हो गया, कुणाल यानी कि कुणाल और राखी यानी कि राखी गढ़ी, बनाई यानी कि बनावली, भरी यानी कि भरीना। इस तरीके से हम ये भी याद कर लेंगे।
अब राजस्थान के देख लेते हैं। राजबंगा गग्गर सोटी, राजबंगा गग्गर सोटी, राजबंगा गग्गर सोटी, यानी कि राज यानी कि राजस्थान, बंगार बंगा यानी कि काली बंगा और पीली बंगा, और गग्गर यानी कि गग्गर का मतलब गग्गर और हकड़ा क्षेत्र, गग्गर हकड़ा क्षेत्र जो है गंगानगर और बीकानेर के बीच। सोटी यानी कि सोटी क्षेत्र। ये हमारा राजस्थान का भी हो गया। अब गुजरात का देख लेते हैं। तो ये गुजरात वाली ट्रिक क्या है हमारी, गुज रोज धोला सुरमा से देश को रंग लो, गुज रोज धोला सुरमा से देश को रंग लो, गुज रोज धोला सुरमा से देश को रंग लो, यानी कि गुज यानी कि गुजरात, रोज यानी कि रोजदी, धोला यानी कि धोलावीरा, सुरमा यानी कि सुरकोटदा, और माँ यानी कि मालवाड़, सुर से सुरकोटदा, माँ यानी कि मालवाड़, और देश यानी कि दसलपुर, रंग यानी कि रंगपुर, लो यानी कि लोथल। ये हमारे पूरे गुजरात के हो गए। अब हम देखते हैं कि कुछ अलग से भी हैं, जैसे भोगन्नार है, प्रभास पट्टम है, पाटन है। प्रभास पाटन ये कहाँ पर है, सोमनाथ में है। प्रभास पाटन सोमनाथ, ट्रिक है हमारी प्रभास सोम, इस तरीके से याद कर लेंगे। नागेश्वर है, करीम शाही, सबसे मेन चीज़ क्या है, करीम शाही। करीम शाही क्या, सबसे नया खोजा गया स्थल है, सबसे, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है सबसे नया खोजा हुआ स्थल कौन सा है, करीम शाही। हम पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं कि सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात से ही खोजे गए हैं। ओके, अब हमारे यहाँ पर आपको ट्रिक दिख नहीं रही होगी, इसलिए मैंने साइड से लिख रखी है कि यूपी के बड़ा गांव में उल्लास का आलम है, यानी अब आप समझ चुके होंगे कि हम यूपी वाले की बात कर रहे हैं। कौन सी ट्रिक है इसकी हमारी, यूपी के बड़ा गांव में उल्लास का आलम है, यानी कि बड़ा गांव यानी कि बड़ा गांव, उल्लास यानी कि उल्लासराव, आलम यानी कि आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी का पूर्वी स्थल है, हिंडन नदी पर है और इस क्षेत्र, इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। अब महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र में देमाबाद है, जो कि अहमदनगर ज़िले में है। ये प्रवरा नदी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है ना, प्रवरा नदी, उसके पास है, और ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। हम इसे जूम कर अच्छे से देखेंगे। इसका जो आकार है, जो क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इस तरीके से याद रखना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब इस पे आकार का डिफरेंस पड़ जाता है कि आकार, कोई इसे विषम चतुष्भुजाकार बोलता है, कोई कहता है कि त्रिभुजाकार है, लेकिन अगर ग्रुप डी वगैरह एसएससी लेवल पे हम देखते हैं तो उसमें त्रिभुजाकार लगा देते हैं। लेकिन अगर बात यूपीएससी लेवल की आ जाती है, कोई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आ जाती है, तो वहाँ पर हमें विषम चतुर्भुजाकार लगाना पड़ेगा, क्योंकि खुद देख सकते हो 4 भुजाएं हो रही हैं इसमें, क्योंकि सबसे ऊपर वाला मांडा, सबसे नीचे वाला देमाबाद, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, और इधर पश्चिमी सुतकांगडोर। इसे एक बार यहाँ से देखें। सबसे ऊपर नॉर्थ में मांडा, जो कि अखनूर ज़िले में चिनाव नदी के किनारे। सबसे दक्षिण वाला देमाबाद, अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर में है, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी सुतकांगडोर, ये दाश्त नदी पर है, मकरान तट पर, बलूचिस्तान में। और इसकी जो नॉर्थ से साउथ तक जो किलोमीटर में लंबाई है वो 1400 है, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 1600 है। 1400 और 1600 का रेशियो है। ओके, धर्मपाल अग्रवाल और रोमिला थापर ने रेडियो कार्बन 14 तकनीक से तिथि ज्ञात की, जो सर्वाधिक मान्य है। कितनी, 2300 से 1750 BC, जबकि एनसीईआरटी में 2500 से 1800 BC है। अब बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कौन था, हड़प्पा सभ्यता कैसे बनी, कहाँ के लोगों के द्वारा बनी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मत हैं। पहला मत देखते हैं जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर का। ये मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा विकसित हुई थी। और प्रोफेसर रामचंद्रन और एसआर राव कहते हैं कि ये आर्यों की, भारतीयों की सभ्यता थी। और फेयर सर्विस, ऑल्चिनडेल्स, रोमिला थापर, ये चारों कहते हैं कि स्थानीय ग्राम्य लोगों, जो भारत के मूल निवासी थे, उन्होंने विकसित की थी। और सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य मत है वो यही है कि स्थानीय ग्राम्य लोग, यानी कि भारत के मूल निवासियों ने विकसित की थी इसे। तो हमारी ट्रिक क्या है, मार्शल व्हीलर मेसो, मार्शल व्हीलर मेसो, यानी कि जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर और मेसोपोटामिया, इन्होंने ये मेसोपोटामिया बताया इन दोनों ने। रामचंद्र राव आर्य, रामचंद्रन और एसआर राव, इन्होंने आर्यों की बताया। और फेयर यहाँ पर है सर्विस डेल्स रोमिला थापर, मूल निवासी, यानी कि फेयर सर्विस, ऑल्चिन डेल्स और रोमिला थापर ने मूल निवासियों की बताया भारत के। ओके, जैसे कि हम इसके निर्माताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे चलेगा
हड़प्पन काल, प्राण हड़प्पन काल, विकसित हड़प्पन काल और हड़प्पन काल। देखो एनसीईआरटी वगैरह की अगर हम बात करें तो इसे छोड़ा, जो यूपीएससी लेवल होता है वो बहुत गहराई से होता है, और ये जो नोट्स बने हुए हैं ये यूपीएससी लेवल के हैं, क्योंकि एसएससी और ग्रुप डी वगैरह में खाली हड़प्पा काल आ जाता है, लेकिन हड़प्पा काल के अंदर भी काल ये यूपीएससी लेवल में ही आते हैं। ओके, और मेरे जो नोट्स हैं वो यूपीएससी लेवल के हैं, गहराई से बने हुए हैं, क्योंकि बस एक बार गहराई से फुल पढ़ो, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, बस एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन पढ़ो और आप कहो कि मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। अब देखते हैं हम प्राक हड़प्पन काल, पूरे इस काल को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी वरना।